चलिए आज बात करते हैं भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर की। एक ऐसी जगह जहां की कहानी भूगोल, पहचान और सियासत की गहरी दरारों में उलझी हुई है। हम इस जटिल और दुखद जातीय संघर्ष की परतों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, किसी भी संघर्ष को समझने के लिए सबसे पहले उसके मानवीय असर को देखना बहुत जरूरी होता है। 60,000 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन लोगों की गिनती है जिन्हें अपना घर-बार, अपनी जमीन, सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। सोचिए, 60,000 से ज्यादा जिंदगियां इस हिंसा की वजह से उजड़ गईं। ये शब्द मणिपुर की ही एक महिला के हैं। उनकी आवाज में जो गुस्सा और बेबसी है ना, वो वहां की जमीनी हकीकत को बयां करती हैं। ये हमें बताता है कि सरकारी बयानों में शांति के दावों और असलियत में कितना बड़ा फासला हो सकता है। और जब हम आंकड़ों को देखते हैं तो तबाही की एक और भी भयानक तस्वीर सामने आती है। 250 से ज्यादा जानें गईं, 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए और हजारों घर और पूजा स्थल जला दिए गए। और एक बात याद रखनी होगी कि ये तो सरकारी आंकड़े हैं, असल नुकसान शायद इससे कहीं ज्यादा हो। तो सवाल यह है कि इस हिंसा की जड़ें आखिर हैं कहां? और इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले मणिपुर के भूगोल को समझना होगा, क्योंकि जमीन की बनावट में ही यहाँ के सामाजिक विभाजन के बीच छिपे हुए हैं। आप मणिपुर की बनावट को एक कटोरे की तरह सोच सकते हैं। बीच में एक छोटा सा सपाट और उपजाऊ इलाका है, इम्फाल घाटी, और इसके चारों तरफ हैं विशाल ऊंचे नीचे पहाड़। ये सिर्फ एक भौगोलिक हकीकत नहीं है, बल्कि ये राज्य की दो अलग अलग दुनियाओं को बांटने वाली एक लकीर जैसी है। और यहीं पर कहानी का एक बड़ा विरोधाभास सामने आता है। घाटी, जो राज्य का सिर्फ 10% हिस्सा है, वहां मणिपुर की लगभग 57% आबादी रहती है। यही इलाका राजनीति और अर्थव्यवस्था का केंद्र भी है। वहीं दूसरी तरफ राज्य का 90% हिस्सा पहाड़ी है, जहां बाकी 43% लोग रहते हैं, और यहां विकास और संसाधन दोनों की ही पहुंच बहुत कम है। ये बंटवारा सिर्फ जमीन और आबादी तक ही नहीं है। घाटी में मुख्य रूप से हिंदू मैतेई समुदाय के लोग रहते हैं, जबकि पहाड़ों में ज्यादातर ईसाई, कुकी, जो और नागा जनजातियां रहती हैं। ये जो जातीय और धार्मिक अलगाव है, ये दशकों से यहाँ के समाज में तनाव की एक बड़ी वजह रहा है। अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे संवेदनशील मुद्दे पर, जमीन और अधिकार। देखिए, पहाड़ी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा मिला हुआ है। ये एक संवैधानिक सुरक्षा है जो उन्हें अपनी जमीन पर खास अधिकार देती है। इसके तहत मैतेई समुदाय के लोग, जो ज्यादातर ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं, पहाड़ी इलाकों में जमीन नहीं खरीद सकते, जबकि जनजातीय लोग घाटी में आकर जमीन ले सकते हैं और बस सकते हैं। इसी कानूनी व्यवस्था और संसाधनों के असमान बंटवारे ने दोनों समुदायों के बीच भरोसे की एक गहरी खाई पैदा कर दी है। तो ये तनाव तो सालों से सुलग ही रहा था, लेकिन सवाल ये उठता है कि मई 2023 में ऐसा क्या हुआ कि ये चिंगारी एक भयानक आग में तब्दील हो गई, जिसने पूरे राज्य को अपनी चपेट में ले लिया। देखिए, हुआ ये कि चीजें बहुत तेजी से बिगड़ी। फरवरी में सरकार ने पहाड़ी इलाकों में लोगों को अतिक्रमणकारी बताकर बेदखली अभियान चलाया। फिर मार्च में कुकी समूहों के साथ शांति समझौते तोड़ दिए गए। और फिर अप्रैल में आया मणिपुर हाईकोर्ट का वो फैसला, जिसमें मैतेई समुदाय को भी एसटी दर्जा देने पर विचार करने के लिए कहा गया। जनजातीय समुदायों के लिए ये उनके अधिकारों पर एक सीधा हमला था, और इसी के विरोध में 3 मई को एक मार्च निकाला गया और वहीं से हिंसा भड़क उठी। इस तनाव भरे माहौल में राजनीतिक बयानबाजी ने आग में घी डालने का काम किया। उस वक्त के मुख्यमंत्री, जो खुद मैतेई समुदाय से हैं, उन पर यह आरोप लगे कि उन्होंने अपनी बातों से कुकी समुदाय को बाहरी और घुसपैठिया के तौर पर पेश किया। और जब सत्ता में बैठे लोग ही इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो जमीन पर हिंसा का माहौल बनना लगभग तय हो जाता है। बस इसके बाद जो शुरू हुआ वो सिर्फ कुछ झड़पें नहीं थीं। कुछ ही दिनों में ये एक अनौपचारिक गृह युद्ध जैसा बन गया, जिसने मणिपुर को जातीय आधार पर साफ साफ 2 हिस्सों में बांट दिया। यहां से हालात पूरी तरह से बेकाबू हो गए। भीड़ ने एक के बाद एक पुलिस के हथियार खानों पर धावा बोलना शुरू कर दिया। मतलब जो हथियार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए थे, वो अब हिंसा फैलाने वालों के हाथ में पहुंच चुके थे। और जरा सोचिए, ये कोई छोटी मोटी लूट नहीं थी। लगभग 6,000 आधुनिक हथियार और 6 लाख से ज्यादा गोलियां भीड़ के हाथों में आ गईं। सिर्फ बंदूकें ही नहीं, बल्कि मोर्टार, ग्रेनेड और यहां तक कि पुलिस की वर्दियां तक लूट ली गईं। इससे हिंसा एक बहुत ही खतरनाक स्तर पर पहुंच गई। और इसका नतीजा ये हुआ कि राज्य का एक तरह से बंटवारा हो गया। मैतेई लोग घाटी में और कुकीजो समुदाय के लोग पहाड़ों में सिमट गए।
दोनों समुदायों के बीच एक बफर जोन बन गया जहां हथियारबंद चौकियां बना दी गईं। एक दूसरे के इलाके में जाना लगभग नामुमकिन हो गया। तो अब सवाल ये है कि इस भयानक संकट के दौरान संस्थाओं ने क्या किया, जमीन पर शांति की क्या कोशिशें हुईं और इन सब का राजनीतिक नतीजा क्या निकला। हालात कितने गंभीर थे, इसका अंदाजा आप देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट की इस एक टिप्पणी से लगा सकते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि एक राज्य में संवैधानिक मशीनरी पूरी तरह से फेल हो चुकी है, तो ये राज्य सरकार की नाकामी पर सबसे बड़ी मोहर थी। लेकिन जानते हैं, हर अंधेरे में उम्मीद की कोई न कोई किरण जरूर होती है। मणिपुर में वो किरण है मेरा पाइबिस, यानी मशाल थामने वाली महिलाएं। ये मैते समुदाय की वो औरतें हैं जो दशकों से अपने इलाकों में शांति के लिए रात में मशाल लेकर पहरा देती हैं। इस भयानक हिंसा के दौर में भी उन्होंने बातचीत और अहिंसा का रास्ता नहीं छोड़ा। जाहिर है, इतने लंबे और विनाशकारी संघर्ष का असर सियासत पर पड़ना ही था, और पड़ा भी। जनता ने अपना गुस्सा चुनावों में दिखाया और सत्ताधारी दल को हार का मुंह देखना पड़ा। आखिरकार लगभग 20 महीने की हिंसा के बाद मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा और फिर एक नई सरकार ने कमान संभाली। और ये सब हमें आखिर में एक बहुत बड़े और मुश्किल सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब दो समुदायों के बीच नफरत और अविश्वास की दीवार इतनी ऊंची हो जाए, तो फिर शांति का रास्ता आखिर दिखेगा कैसे? मणिपुर के लिए आगे का सफर बेशक बहुत लंबा और चुनौतियों से भरा है।